नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस की जारी। सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। मेट्रो चलाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का यह 68वीं बार होगा संबोधन। अनलॉक 4 को लेकर कर सकते हैं बात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 35,39,712। पिछले 24 घंटे में मिले 78,479 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 27 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। अब तक 63,657 लोगों ने जान गंवा दी। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,633 नए मामले रिपोर्ट हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,19,457। यूपी में इस वक्त कोरोना के 53,360 केस एक्टिव। कोरोना से अब तक 1,62,741 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में मिले 706 नए मामले। अब तक संक्रमितों की संख्या 18,571। इस वक्त एक्टिव केस 5,735। झांसी में पीएम मोदी ने किया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण। बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि महत्वपूर्ण। छात्रों से किया संवाद। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आज महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। लखनऊ के गौतमपल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पास रेलवे में IRTS अधिकारी राजीव दत्त वाजपेयी की पत्नी और बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव सरकारी बंगले के पीछे कमरे में बेड पर मिले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा सेक्टर में सेना के जवानों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में मुजफ्फरनगर निवासी 23 वर्षीय जांबाज प्रशांत शर्मा के शहीद होने की खबर से जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम योगी का अहम ऐलान। कश्मीर में एनकाउंटर में शहीद हुए जवान प्रशांत शर्मा के परिजनों को 50 लाख देगी योगी सरकार। रामपुर में एडीएम कोर्ट से आजम खान को परिवार सहित दिया गया नोटिस। हमसफर रिसोर्ट को गिराने जाने के लेकर भेजा गया नोटिस। एडीएम कोर्ट ने आजम परिवार को दिया 15 दिन का नोटिस। बुलंदशहर में अपनी ही सरकार में बीजेपी विधायक का धरना। विधायक संजय शर्मा धरने पर बैठे। गौशाला अव्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठे। बिस्तर चारपाई खाने के साथ धरना करने पहुंचे। विधायक ने डीएम से मिलकर की थी प्रधान और एडीओ पर कार्रवाई की मांग। प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह समेत 11 समर्थक नजरबंद। शाम 5 बजे से कल शाम 9 बजे तक हाउस अरेस्ट रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का वीडियो वायरल। पत्रकार को पत्रकारिता छोड़ने की दी सलाह। कहा पत्रकारिता छोड़ दो, नेतागिरी करो। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पत्रकारों के हमले पर पूछा गया था सवाल। गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता का हुआ तबादला। पिछले कुछ दिनों से इसी अभियंता के सिंह को लेकर सांसद और विधायक के बीच छिड़ी थी जंग। इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी खबर।
अलीगढ़ की नगर निगम की टीम के द्वारा नगर आयुक्त के निर्देशन में बारिश के दौरान हो रहे जलभराव के लिए अवैध रूप से नालों पर हुए पक्के निर्माण को ध्वस्त करवाया गया। साथ ही साथ नसीहत दी गई कि अगर दोबारा निर्माण हुआ तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग और उनकी पत्नी ने कोरोना को मात दे दी है। बीते हफ्ते कोरोना की वजह से उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट कराया गया। मंत्री अतुल गर्ग और उनकी पत्नी को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। लाल निशान से उतर रही सरयू अब समीपवर्ती गांव का आशियाना उजाड़ रही है। तीव्र वेग की धारा का कटान कम नहीं हुआ। पहले कृषि योग्य भूमि को निकली और अब आबादी की ओर रुख कर गई। सहमे ग्रामीण नदी का विकराल रूप देख अपना आशियाना खुद उजाड़ने लगे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का। बात सबसे पहले यूपी के पंचायत चुनाव की, जहां पर पंचायती राज एक्ट में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। सूत्रों की माने तो यूपी में 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। साथ ही साथ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार ने भी अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, जिसमें सबसे अहम फैसला मेट्रो को लेकर किया गया। सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो को चरणबद्ध चलाने का फैसला लिया है। स्कूल और कॉलेज अभी 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है। सीएम महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ गोरखपुर के विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगे। बात औरैया की भी होगी, जहां पर सदर बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर ने कोतवाल और सीओ की जमकर क्लास लगाई। सदर विधायक रमेश चंद्र दिवाकर ने औरैया कोतवाल राम सहाय पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई है। तो हम इन चारों बड़ी खबरों पर आज चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन इस बीच हम आपको उन 4 खबरों से जुड़ी हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली खबर की अगर बात कर ली जाए तो 2 से ज्यादा बच्चों को लेकर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जाने वाले और वहां पर कई तरह के उनके कार्यक्रम हैं। इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे। अनलॉक 4.0 की भी बात होगी, जिसको लेकर गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बीजेपी विधायक ने क्लास लगाई, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने के नियम जो हैं वो बदल सकते हैं। बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करवा दें। 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने की कवायद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अंतिम फैसला लेंगे। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया जाएगा। पंचायती राज एक्ट में करना होगा संशोधन। तो ये बदलाव के संकेत जो हैं वो अभी निकलकर सामने आ रहे हैं और संभवतः इस दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया जा सकता है। पंचायतों को सशक्त करने के लिए ये कदम जो है वो उठाया जा सकता है। पंचायत चुनाव लड़ने के नियम में ये बदलाव 2 से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। साथ ही साथ एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल इसका जो मकसद है वो ये है कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके और इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सके लोगों को, और उसी वजह से सरकार ये एक महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है उसे तय किया जा सकता है, और क्योंकि कोशिश यही है कि इसे मजबूत किया जाए पंचायतों को, और इसी वजह से ये एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सरकार आने वाले दिनों में ले सकती है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, और अपने आप में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब बदलाव के जो संकेत है वो मिलने लगे और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बाबत अंतिम फैसला वो लेंगे और इसमें संशोधन पंचायती राज एक्ट में किया जा सकता है। हालांकि देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले वक्त में इसको लेकर किस तरीके से काम जो है वो आगे बढ़ता है, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं उसको सुनिश्चित किया जाता है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। लेकिन अपने आप में ये जो 2 फैसले जिसकी बात अभी कही जा रही है, जो संकेत अभी मिल रहे हैं, वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खासतौर पर अगर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अगर बात कर ली जाए तो वो एक सेट किया जाएगा ताकि पढ़ी लिखी पंचायत हो, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी गांव है, उसका विकास हो, और उसके मद्देनजर ये फैसला जो है वो महत्वपूर्ण हो सकता है। मुख्यमंत्री इसको लेकर आखिरी फैसला लेंगे।
और इधर आपको ये बताएं कि 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गृह मंत्रालय ने मेट्रो को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। अनलॉक 4.0 की हम बात कर रहे हैं। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। आपको ये बताते चले कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही मेट्रो सेवाएं बंद की गई थी। गाइडलाइन में ये कहा गया कि एक सिस्टम के तहत मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएंगी, यानी कि फिलहाल पहले की तरह मेट्रो में भीड़ होगी, इसके लिए एक सिस्टम बनेगा। इसके अलावा जो ओपन एयर थिएटर्स हैं वो भी 21 सितंबर 2020 से खोल दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण और इसको लेकर गाइडलाइन जो है वो कल देर शाम जारी हो चुकी है। मेट्रो 7 सितंबर से, हालांकि इसमें यह कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से इसे खोला जाएगा और इसको लेकर जो अलग अलग राज्य हैं वो व्यवस्थाएं वहां पर बनाएंगी। हालांकि स्कूल कॉलेजेस को लेकर अगर बात कर ली जाए तो इसको लेकर अभी तक जो स्थिति निकलकर सामने आई है वो ये बताती है कि 30 सितंबर तक ये अभी बंद ही रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि राजनीतिक या फिर धार्मिक कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो वो 21 तारीख से खुलेंगे। 21 सितंबर से खुलेंगे ओपन थिएटर। अनलॉक 4.0 को लेकर ये जो गाइडलाइंस है वो जारी हो चुके हैं। बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। संजय, किस तरीके से देखें इसे, क्योंकि जय शुक्ला, माफ कीजिएगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। जय, किस तरीके से देखें इसे, क्योंकि अब अनलॉक 4.0 को लेकर जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला है उसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कई दिलचस्प हो जाता है क्योंकि सबको इंतजार था कि मेट्रो सेवाएं जो हैं वो कब से शुरू होंगी, उसको लेकर भी अब जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जो अनलॉक पार्ट 4 की शुरुआत होने वाली है, 1 सितंबर से अनलॉक 4 जो है शुरू हो जाएगा। इसमें तमाम शर्तों के साथ में कुछ सेवाओं पर छूट दी गई है, जिसमें आपको बता दें कि 7 सितंबर से जो मेट्रो सेवाएं हैं, पूरे देश की मेट्रो सेवाएं, उनको बहाल किया जा रहा है। वो भी सशर्त रहेगा कि किस तरह से आपको जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, किस तरह से आपको उसमें सफर करना है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। अब वहीं आपको बता दें कि 21 सितंबर से जो एक्टिविटीज होती है, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो या जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी 21 सितंबर से छूट दी जाएगी, लेकिन वो भी सशर्त होगा। उसमें महज 100 लोग ही उसमें शिरकत कर सकेंगे। 100 लोगों से ज्यादा लोग की उसमें अनुमति नहीं होगी कि वो उसमें शिरकत कर सके। अब वहीं अगर हम स्कूल कॉलेजों की बात करें तो वो 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे। हालांकि उसमें भी जो कक्षा 9 से 12 तक की जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा छूट दी गई है कि वो स्कूल अपने टीचर से जा करके स्वेच्छा से मिल सकते हैं। हालांकि कोई टीचिंग की व्यवस्था नहीं होगी, कोई क्लासेस नहीं चलेंगी, लेकिन अपने टीचरों से वो जा करके मिल सकते हैं, उनका परामर्श ले सकते हैं, पढ़ाई में सहयोग ले सकते हैं। तो वही अगर आपको बता दें तो 21 सितंबर से जो ओपन थिएटर्स है, जो ओपन एरियाज में थिएटर्स चलते हैं, उनमें भी छूट दी गई है। हालांकि जो स्कूल्स है वो बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल्स बंद रहेंगे। तो इस तरह से जो जो अनलॉक पार्ट 4 है उसमें इस तरह से कुछ सेवाओं में छूट दी जा रही है। जी, जाहिर तौर पर छूट दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स को लेकर जिस तरीके से, क्योंकि इस वक्त मामले जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो यही लगता है कि सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वजह से स्कूल और कॉलेजेस को लेकर भी इस अनलॉक 4.0 में भी कोई छूट नहीं मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो स्टूडेंट्स हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के, वो अपने पेरेंट्स की इजाजत लेकर के स्कूल जा सकते हैं, वहां पर किसी गाइडेंस के लिए वो वहां पर जा सकते हैं टीचर्स के पास। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बड़े बच्चे हैं वो पेरेंट्स की इजाजत से, स्वेच्छा से वो जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको सॉल्व कराने के लिए अपने जो अध्यापक हैं उनसे मिल सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो अनलॉक पार्ट 4 है उसमें जो कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करें तो उनमें जो है 30 तारीख तक जो लॉकिंग की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। उनमें कोई छूट नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। उसमें जो पहले से ही जो लॉकडाउन की स्थिति थी वो बनी रहेगी। 30 तारीख के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे इसमें क्या करना है। जब अनलॉक पार्ट 5 की शुरुआत होगी तो उसमें सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। वही एक बड़ा फैसला ये भी आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर अब राज्य सरकारें जो अपनी तरफ से जो लॉकडाउन घोषित करती थी वो भी नहीं घोषित कर पाएंगी। उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। बिना केंद्र सरकार की अनुमति के जो राज्य सरकारें हैं वो अपने प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। तो इस तरह से तमाम जो शर्तें हैं उनके साथ में अनलॉक पार्ट की शुरुआत यहाँ पर एक सिचुएशन क्लियर कीजिए, यहाँ पर एक क्लियर कीजिए, क्योंकि एक बात तो ये कही गई है कि बिना केंद्र की अनुमति से जो राज्य सरकार है वो लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगी, लेकिन क्या अनलॉक 4.0 में जिस तरीके से तमाम छूट की बात की गई है, लेकिन क्या अभी जो चल रही लॉकडाउन है, जो वीकेंड लॉकडाउन है, क्या इस पर भी इसका असर पड़ेगा?
बिल्कुल इस पे सरकार कुछ आगे निर्णय ले सकती है, क्योंकि अभी आपको उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड यानी सैटरडे और संडे, आज की अगर हम बात करें तो आज भी लॉकडाउन घोषित है। जी। हर हफ्ते में 2 दिन पूरी तरह से बंदी रहती है पूरे प्रदेश में, तो इस पर भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। हालांकि अब आज की अगर हम स्थिति आपको दिखाना चाहें तो हमारे पीछे देख सकते हैं, हम एक टोल प्लाजा पर हैं और यहाँ पर जो लॉकडाउन जैसी स्थितियां होती वो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर ना ही पुलिस प्रशासन है, ना ही किसी वाहन की चेकिंग हो रही है। तो इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी निर्णय ले सकती है, या भविष्य में हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर के केंद्र सरकार से परमिशन लेकर के इसको जारी भी रख सकती है। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में हम खाली लखनऊ की बात करें तो वहां पर हर रोज काफी तादाद में जो कोरोना संक्रमित है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं भी चरमराती हुई दिखाई दे रही। लगातार जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो या और स्वास्थ्य के अधिकारी हो, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज हैं उनको सही से इलाज मिल सके, उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके, बेड अवेलेबल हो सके। तो उसको लेकर के गहन एक बैठक होती रहती है, क्योंकि लगातार लखनऊ में ही अगर हम बात करें तो भारी मात्रा में कोरोना संक्रमित हर रोज निकलकर सामने आ रहे हैं। जी जी, जाहिर तौर पे तो मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है ये कहा कि आगे अगर वीकेंड लॉकडाउन कंटिन्यू करना होगा सरकार को, प्रदेश सरकार अपने स्तर से जो भी फैसला लेती है, केंद्र को कहीं ना कहीं उसके साथ बताया जाएगा, उसके बाद आगे सरकार इस दिशा में बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक बार फिर से मेट्रो पर आऊँगी, क्योंकि मेट्रो को लेकर इंतजार काफ़ी लंबा था, लोगों ने भी खूब इंतजार किया, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से उसे खोलने की बात की गई है अनलॉक 4.0 में। क्या ऐसे में चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ती हुई, लेकिन किस तरीके से वहाँ पर बढ़ रहा है प्रबंधन इसको लेकर? बिल्कुल, अगर हम अनलॉक 4 की बात करें तो अनलॉक 4 में जिस तरह से मेट्रो में राहत दी गई है, 7 सितंबर से इसको शुरू किया जाएगा। ऐसे में देखा गया कि जैसे ही अनलॉक उत्तर प्रदेश या पूरे देश में लगा, लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन था, सैटरडे था, वीकेंड का लॉकडाउन था। ऐसे में उत्तर प्रदेश में देखने में आया कि लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे। अभी भी हर जगह भीड़ लग रही है, लोग 2 गज दूरी और मास्क की जैसी आवश्यक चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग ऐसे ही निकल पड़ते हैं, भीड़ भाड़ होती है। कल लॉकडाउन की स्थिति में भी जगह जगह तमाम भीड़ देखने को मिली। ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर होगी, जो मेट्रो प्रशासन है उसके लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगी कि वो किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को चला पाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी जो सरकारी जो कार्यालय है या जो भी वो है, उनमें बहुत ही जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के काफी जागरूकता दी जा रही है। लोग कम निकले, घरों से बाहर अनावश्यक ना निकले। तो इस तरह से मेट्रो में जब लोग सफर करेंगे तो हो सकता है शायद भीड़ बढ़ जाए। हालांकि इसको लेकर के जो मेट्रो प्रशासन है वो लगातार तैयारियां भी कर रहा है और 7 तारीख को ये क्लियर करेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा सुचारू रूप से मेट्रो जो है वो चलाने वाले हैं मेट्रो प्रशासन द्वारा। जी चलिए, तो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि लोग सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि कई तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आई और ऐसे में चुनौतियां भी वहां पर कई सारी। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो प्रशासन होगा वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि अनलॉक 4.0 को लेकर जो गाइडलाइंस है वो जारी हो चुके हैं, जिसके तहत 7 सितंबर से मेट्रो को खोलने की अनुमति दे दी गई है, चलाने की अनुमति दी गई है। लेकिन जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि चुनौतियां कई सारी, हालांकि आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि उन तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाया जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे। उनका आज दौरा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ आज सीएम बैठक करेंगे। गोरखपुर मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। 30 अगस्त से 5 सितंबर तक दरअसल ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। गोरखपुर मंदिर में वो दर्शन करेंगे। इसको लेकर तमाम तरह के वहां पर इंतजाम, प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि में वो शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम, जिसमें मौजूदगी रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे। कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। गोरखपुर मंदिर के भी वो दर्शन करने वाले हैं। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम और इसमें उनकी मौजूदगी
गोरखपुर मुख्यमंत्री का गृह जनपद, जहां पर आज वो पहुंचेंगे। सुशील मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, इस दौरे को लेकर और क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? कब तक पहुंचेंगे सीएम? देखिए, तकरीबन 10 बजे का समय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर के सर्किट हाउस आएंगे। यहाँ पे हेलीकॉप्टर पैड पर पहुंचने के बाद सीधे वो एनेक्सी भवन पे आएंगे और ये कयास लगाया जा रहा है 10 बजे के आसपास वो मीडिया से मुखातिब होंगे। उसके बाद संभवतः जो है कोविड-19 को और अपराध को लेकर जो है संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं जी, क्योंकि 2:30 बजे गोरखनाथ मंदिर में वो कार्यक्रम है जो हर साल होता है। दिग्विजयनाथ के पुण्यतिथि का जो है 91वीं पुण्यतिथि है और महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि है। उस कार्यक्रम को लेकर के भी वो शिरकत कर सकते हैं क्योंकि आज से लेकर के यानी 30 तारीख से लेकर 6 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार कोविड-19 का काल है। ऐसे में भीड़ तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बरसों पुराना ये कार्यक्रम है पुण्यतिथि का, ऐसे में वो पहुंचेंगे और तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वहाँ पे स्मृति भवन में कथा शुरू होगी और उस कथा में वो शिरकत करेंगे। सुशील, नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ वो मीटिंग भी करेंगे, जिसमें कोरोना को लेकर तमाम तरह के अहम दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर शहीद जवान के पार्थिव शरीर उनके गृह जिले पहुंचा। शहीद प्रशांत शर्मा को श्रद्धांजलि वहां पर दी गई। अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिला। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जहां पर उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई दी गई। सबकी आंखें नम, लेकिन इन सबके बीच गर्व भी कि उनका लाल भारत माता के लिए अपने प्राणों का उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं। पुलवामा में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़ और वहीं पर उन्होंने शहादत दी और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपको दिखा रही है, लाइव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर ये बताया कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें शौर्य का परिचय देते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और ये मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। शहीद प्रशांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने वालों का वहाँ पर तांता लगा हुआ है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई। पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया और जैसे ही ये खबर वहां पर परिजनों को मिली, रो रो कर बुरा हाल, लेकिन इन सब के बीच एक गर्व की अनुभूति, गौरव भी उनके चेहरे पर कि उनका लाल देश के लिए शहीद हुआ। मुजफ्फरनगर में शहीद प्रशांत शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग वहां पर उमड़े। अंतिम विदाई देने के लिए सैलाब उमड़ा हुआ है। हर किसी को गर्व है अपने लाल पर, अपने बेटे पर। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। शहीद प्रशांत शर्मा, जिसकी शहादत को आज हर कोई सलाम करता हुआ। पुलवामा में आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में शौर्य का परिचय देते हुए, हिम्मत दिखाते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। आतंकियों से लोहा लेते हुए डटे रहे प्रशांत शर्मा और अंत में अपने प्राण उन्होंने मां भारती के लिए त्याग दिए। उस शहीद को आज नमन करते हुए सभी लोग जो भी वहां पर पहुंचे, देखिए किस तरीके से वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं।
तमाम लोग वहां पर मौजूद। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरनगर से लाइव दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई शहीद को देने के लिए और हर कोई नमन करता हुआ, शौर्य को सलाम करता हुआ अंतिम वक्त तक वो डटे रहे। कर्तव्य पथ पर मां भारती की हिफाजत में अपने प्राणों का उन्होंने त्याग कर दिया। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और वहां पर देखिए किस तरीके से लोगों का तांता लगा हुआ है, हर कोई शहीद को नमन करता हुआ, सलाम करता हुआ। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे फटाफट 100।